आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़े लिखे समाज में लोग हैं, उत्थान हो रहा है, हम सब का हो रहा है। पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, अब लोग हैं, तो उनका क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि एनआरसी, सीए, 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, ये समझाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ ये कह देना कि ये सिर्फ एक वर्ग के लिए को साधने की कोशिश की जा रही है, एक वर्ग को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उसी वर्ग में, उसी समाज में तो ये दिक्कतें हैं। जस्ट आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग हैज़ प्रोसीजर। अगर आप उस प्रोसीजर को ऑप्ट करेंगे तो उस चीज़ तक इजी पहुंचेंगे। अगर आपने गाड़ी को ड्राइव करना है तो यू हैव टू स्टार्ट द इग्निशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू कंट्रोल। Then who'll initiate it? लेट मी फिनिश। सबसे पहले आपने एक प्रोसीजर को ऑप्ट करना है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं, किसी के घर में एंटर कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे डोर पे बेल बजाएंगे, नहीं बजाएंगे, घुस जाएंगे उसके घर में। तो आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसे सियासी मुद्दा बना देती है, इसलिए ये बातें आप तक पहुंच नहीं पाती है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहेंगी, वो किसी भी लेवल पे करती रहेंगी। अगर आपने किसी चीज़ के अंदर कोई प्रोविज़न चेंज करना है, ये तो हमारी ज़िंदगी के अंदर चेंज हो गया ना, कि हमारा एक फेथ है, उस फेथ के अंदर आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोसीजर ऑप्ट कीजिए। आप प्रोसीजर क्या है, आप हमारे उलमाओं से डिस्कस कीजिए कि ये जो चीज़ है ये समाज के अंदर एक गलत है, गलत धारणा है। आज से कई सौ साल पहले सती प्रथा की एक, आपको पता होगा कितनी कॉमन हमारे मुल्क के अंदर थी। राजा राम मोहन रॉय ने उसे राय ने उसको ख़त्म किया, हमारे देश के अंदर उस चीज़ को ख़त्म किया गया। अगर कहीं पर लग रहा है कि 3 तलाक एक क्वेश्चन मार्क है, तो उसका प्रोसीजर होना चाहिए, ना कि उठाया और हमारे सर पे लाद दिया। ज़बरदस्ती वाला सौदा नहीं, एक सिस्टम प्रोसीजर है, हम मानेंगे उस बात को, हमारे उलमा कहें उस बात को। ठीक है, लेकिन क्या अगर ये समझाया जाए और बताया जाए, जैसा कि वो भाईजान अभी अभी कह रहे हैं कि आप बताइए, आप डोर पे आकर के बेल बजाएंगे या फिर आप सीधा घर पे घुस जाएंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो तमाम मुद्दे, सीए, एनआरसी की का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, क्या इसको लेकर के कहीं पर सरकार से चूक हुई है या फिर एक लंबा जो है इंतजार रहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे धर्मों के लिए लागू हो रहा था, लेकिन उस समय मुस्लिम समाज को अलग किया गया क्योंकि शरीयत जो है वो उनके हिस्से रहा। ऐसे में अब नहीं बदलेगा समाज तो कब बदलेगा? बदलना चाहिए समाज को, बदलने का टाइम है। अच्छी योजना आई थी, अच्छा वो आया था, ये सभी लोगों के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि 3 तलाक देने की जो बात आती है और 3 तलाक के मुद्दे पर जो भाई साहब बता रहे थे अभी, किस मौलाना ने कहा कि 3 तलाक एक साथ लगातार दे दिए जाए? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कानून लागू किया और वो भी शरीयत के आधार पर ही है। और ये कहा गया कि 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते। उसमें भी हमारी शरीयत में भी ये समय है कि भाई इतने इतने समय के बाद में तलाक दिया जाएगा। दूसरी बात, उसको मानने के लिए हम लोग अपने धर्म से भी तो सीख सकते हैं कुछ, हम सीखना ही नहीं चाहते। और 3 तलाक देते ही क्यों हैं हम? 1 सेकंड में किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं हम 3 तलाक बोल करके, जबकि वो तलाक नहीं माना जाता। एक साथ एक बोल दिया जाए तो नहीं माना जाता, क्योंकि उसका एक एक महीने का समय दिया गया है। एक आज बोल दिया, एक महीने बाद बोला, सुधरने का समय दिया जाता है। नहीं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो सारे धर्मों के लिए लागू है। सभी धर्मों के लिए ये कानून सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है और सबके लिए बराबर है। हिंदू और मुसलमान सबके लिए बराबर है। फिर मुसलमानों को डर क्यों? जब अच्छा कर रहे हैं तो डरते क्यों हैं? मैं समझता हूँ कि इसको केवल वो लोग डराते हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं डराने की। इस कानून के भय से इतना बड़ा फायदा हुआ है, जो कानून बना है, कि मुसलमानों के जो केस हैं अब बहुत कोर्ट में कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक कम से कम दहशत का एक कानून तो बना, महिलाओं के लिए हुआ, महिलाओं के लिए तो बना। हमारी जो बहन थी, जो हमारी बेटियां थी, जो हमारी माएँ थी, उनको जो सताता था ये डर हर वक्त कि अभी आएंगे, नमक कम बता देंगे, मिर्च ज़्यादा बता देंगे, नमक ज़्यादा बता देंगे, इसी बात पे तलाक हो जाएगा। तो कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना है हमको। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कानून बने। अच्छा, मौलवी साहब भी यहाँ पर हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी, भाइयों ने जिस बात का जिक्र किया है, इन तमाम कानूनों के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, आपने जी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वही कहेंगे। सब कुछ कहने के लायक होते तो मौलवी ही कहते सारी बातें। ऐसा ही हो रहा है, किसी का हल नहीं हुआ अभी तक। मौलवी साहब ने जो है वो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है, उन्होंने कहा कि ठीक है। असल में जो बातें अभी हुई है इनका खुलासा यही है कि जो हमारे निजी मसले हैं उनमें छेड़छाड़ न की जाए, जो आम मसले हैं उन पर बातें की जाए। अभी मौलवी साहब भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो निजी मसले हैं उनको ना छेड़ा जाए। बस मैं तो मौजूदा सरकार से और आने वाली सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे।
न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये मुल्क है हम सब का, संभालो इसे। अच्छा ठीक है, तालियां होनी चाहिए। ये आपने बिल्कुल हिंदुस्तानी ज़बान में जो है बात की है, लेकिन भाईजान आपने कहा कि हमारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 तलाक का मामला हम सब जानते हैं ये मुद्दा कहाँ से उठा। तलाक का मसला थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप। हमारे जो आम मसले हैं, जैसे कि राशिद भाई ने कहा था अभी, वो यहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारे मसाइल रखे थे। इसी तरह से हम भी देखते हैं बहुत सारे मसले, जैसा कि मैं यहाँ मस्जिद में रहता हूँ, कभी कभार जो है हमें रोड पे जाना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि भाई एक मसला है कि भाई हेलमेट लगाना है। अब अगर हेलमेट लगा रखा है तो उसके फिर फ़ायदे इस तरह के होने चाहिए कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो लाइफ टाइम या उसके जो जिसका कुछ नुकसान हुआ है वो भरपाई सरकार करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती है कि भाई आपको हेलमेट लगाना है। अब हम किसी दोस्त की गाड़ी लेके गए और देखा कि भाई ऑनलाइन चालान भी हो गया। तो बहुत सारे काम जो है वो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बस तरीके से नहीं हो रहे हैं वो काम। हम जो है बराबर में गुजारे हैं। अब वो देखे कि भाई गाड़ी का नंबर कौन सा है, कहाँ का है, महल्ले का रहने वाला बंदा है ये, तो वो हर वक्त वो क्या हेलमेट लगा रखेगा हर वक्त? वो ज़रा सी काम के लिए भी वो हेलमेट नहीं, ये तो सबके लिए रूल इज़ रूल। आप तो पढ़े लिखे हैं। बस हम तो अपने मुसलमान भाइयों की तरफ से यही कहेंगे कि वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है, तालियां तो बजनी चाहिए। बस मैं अपनी बात बेहद खूबसूरत, इसमें तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की पहचान ही यही है और हम सबसे हिंदुस्तान है, वो धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, इससे बना हुआ हमारा ये खूबसूरत सा हिंदुस्तान है। और चूंकि मोदी मुल्क और मुसलमान में हमारा इस गांव में पहुंचने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम उन योजनाओं को सामने ला सके, जो वादे जो दावे ये जो सियासी पार्टियां हैं वो करती है, वो धरातल पर कितनी उतरी है वो हम लोगों को समझा सके। और चूंकि यहाँ पर जब हम हल्द्वानी गांव में मौजूद रहे और यहाँ पर जब हमने सबसे चर्चाएं की हैं, तो उस बारे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो योजनाएं रखी जा रही हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो है भरपूर तरीके से चीज़ें मिली, कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की क्या पहचान है? और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जोर इसी पर देती हैं कि वोट बैंक उन्हें मिलना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र होता है, योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी लेकर आ रहे हैं, लेकिन लाभ पहुंचना और लाभ आप तक पहुंचाना ये हम सबका दायित्व बनता है। और इसी लाइन के साथ मैं अब इस शो से विदा लूंगी। और देखिए, हिंदुस्तान का जब भी जिक्र होता है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सर्वधर्म से बना हुआ ये हमारा बेहद खूबसूरत सा हिंदुस्तान है। और जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है वो रहनी चाहिए। और कहते हैं, और मैं खुद के लिए कहती हूँ कि धर्म से हिंदू, तहजीब से मुसलमान, गंगा में करूँ वजू, यही तो है हिंदुस्तान। मुझे लगता है कि ये तालियां बजनी चाहिए, हम सब साथ हैं और हमारी पहचान ही इसी खूबसूरती के साथ है।